हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो क्लास 11th आपकी खत्म हो चुकी है, आपके रिजल्ट्स आ चुके होंगे, सब कुछ हो चुका होगा और अब बारी है क्लास 12th की, राइट। जैसे हमने क्लास 11th में प्रिपेयर किया था, पूरा सिलेबस कवर किया था, सब कुछ मैंने आपको यूट्यूब पे करा दिया था, जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, क्वेश्चंस थे, सैम्पल पेपर्स थे। सिमिलरली क्लास 12th में भी हम वही करने वाले हैं। मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, चैप्टर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। और आज से उसकी शुरुआत होने वाली है। आज हम करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, क्लास नंबर 1 ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, राइट। सो देर किस बात की, फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो अगर हम बात करें आपके क्लास 11th की, तो आपको याद होगा क्लास 11th में आपने जो अकाउंटिंग पढ़ी है वो किसकी करी है? सोल प्रोप्राइटरशिप की। किसकी? सोल प्रोप्राइटर की। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या था? सोल प्रोप्राइटर का बहुत सिंपल सा मतलब था कि एक अकेला इंसान पूरा बिजनेस संभालता है ना, और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है वो उसी की जेब में जाता है। एक अकेला इंसान है, सब कुछ उसी का ही है, एसेट्स भी उसके, लाइबिलिटीज भी उसकी, सब कुछ इसका, राइट। मान लेते हैं कि इसका नाम क्या है? पिंकू। पिंकू को भूल तो नहीं गए? पिंकू, राइट, ठीक है ठीक है। अब हुआ ये कि पिंकू का बिजनेस ग्रो करने लग गया, पिंकू का बिजनेस बड़ा होने लग गया और अब उससे अकेले हैंडल नहीं हो रहा है, उसको ज़रूरत है किसी और की। और वो कहाँ गया? वो अपनी एक दोस्त के पास गया, बचपन की दोस्त, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था पिंकी। क्या नाम था? पिंकी। और अब क्या हुआ है? पिंकू ने पूछा कि पिंकी, क्या तुम मेरे साथ बिजनेस करोगी? पिंकी ने कहा बिल्कुल करेंगे। तो अब हुआ क्या है दोस्तों? अब हुआ ये है कि अब सोल प्रोप्राइटर नहीं रहा पिंकू। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसकी दोस्त जो है पिंकी, वो भी साथ में बिजनेस करने के लिए आ गई है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या था? जब एक अकेला इंसान, यहाँ पे एक अकेला इंसान नहीं रहा, यहाँ पे दो लोग हो चुके हैं, तो ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। बहुत सिंपल सा वर्ड है, क्या नाम है? पार्टनरशिप। क्या मतलब हुआ पार्टनरशिप का? अगर हम देखें पार्टनरशिप का, तो पार्टनरशिप का बहुत सिंपल सा मतलब है, जब दो या फिर दो से ज्यादा लोग साथ में आते हैं, बिजनेस करते हैं, उससे जितने भी प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं उसको शेयर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। सिंपल, राइट। देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें कुछ बेसिक टर्म्स का मीनिंग समझना है। जैसे कि पार्टनरशिप की जब मैं बात करता हूं, तो पार्टनरशिप में कौन होते हैं? पार्टनरशिप में आपके पार्टनर्स होते हैं। मतलब कि भाई जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में हम क्या बोलते थे? सोल प्रोप्राइटर। ये सुनो, पार्टनरशिप में जो आपके ओनर्स हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। तो यहाँ पे पार्टनर्स कौन है? पिंकू और पिंकी। पिंकू और पिंकी को हम क्या बोलेंगे? पार्टनर्स, ठीक है। ये तो कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब मैं इंडिविजुअली किसी की बात कर रहा हूँ। पिंकू कौन है? पार्टनर। पिंकी कौन है? पार्टनर। जब मैं दोनों की इकट्ठे बात करूंगा, ठीक है, जब मैं पूरे बिजनेस की बात करूंगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा पार्टनरशिप फर्म। सर पार्टनरशिप फर्म समझ में नहीं आया, अभी समझ में आएगा। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर आपके क्लास टीचर को किसी एक बच्चे की कंप्लेन करनी होती है, किसी एक बच्चे के बारे में बोलना होता है, तो वो क्या बोलती है? कि ये राहुल बहुत शैतान है, हाँ या ना? यही बोलती है। लेकिन अगर टीचर को सारे स्टूडेंट्स की एक साथ बात करनी होती है, तो वो क्या बोलती है? कि ये क्लास ही नालायक है। क्या बोलती है? ये क्लास ही नालायक है। तो इंडिविजुअली क्या हुआ? स्टूडेंट्स। और जब सबकी बात हुई तो क्या हुई? क्लास। सिमिलरली इंडिविजुअली क्या हुए? पार्टनर्स। और जब सबकी बात होगी, सारे पार्टनर्स की बात होगी, तो मैं क्या बोलूंगा? पार्टनरशिप फर्म। क्या मेरी बात समझ में आई? इंडिविजुअली पार्टनर्स, कलेक्टिवली पार्टनरशिप फर्म। ये बात सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। क्या है नेचर ऑफ पार्टनरशिप? अभी समझते हैं इसका मतलब क्या है, और काफी इंपॉर्टेंट है, काफी छोटा सा टॉपिक है। देखो नेचर ऑफ पार्टनरशिप, राइट। सो पार्टनरशिप का नेचर क्या है ना? देखो इसको ना मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, एक तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको जरा ध्यान से समझना, ठीक है, इसमें काफी कंफ्यूजन होती है। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी मैं पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? अकाउंटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि भाई जो आपके पार्टनर्स हैं, कौन है? जो भी आपके पार्टनर्स हैं और आपकी पार्टनरशिप फर्म है, मान लो ये पार्टनरशिप फर्म है, जो आपका बिजनेस है ये आपकी पार्टनरशिप फर्म है, राइट, ठीक है। ये आपके पार्टनर्स हैं, ये आपकी पार्टनरशिप फर्म है। मुझे जो अकाउंटिंग करनी है वो हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है? पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी। सर समझ में नहीं आ रहा, ध्यान से मेरी बात सुनो। आपको पता है कि दो पार्टनर्स, एक पार्टनरशिप फर्म, है ना। आप क्या बोलोगे कि भाई किसका बिजनेस है? पार्टनर्स का बिजनेस है, तो दोनों एक ही है? नहीं,
हमेशा जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो, बिजनेस अलग, बिजनेस के ओनर्स अलग, आपको अकाउंटिंग हमेशा किसके बारे में सोच के करनी है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी होती है, हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कि भाई बिजनेस अलग है और ये पार्टनर्स अलग है, दोनों को मिक्स नहीं करना। पार्टनर्स की लाइफ में क्या चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ किसका देखना है, बिजनेस का देखना है। बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स क्या हुई है, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है, मुझे वो देखना होता है। पार्टनर्स का मुझे अलग से नहीं करना होता है कि मैं पार्टनर्स के हिसाब से सोचूंगा कि पार्टनर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, नहीं, बिजनेस के हिसाब से सोचना होता है। ये होता है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। लेकिन जब मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, लीगल का मतलब क्या हुआ, लेट्स से कि भाई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है, डिसॉल्व मतलब बंद हो रही है, पार्टनरशिप फर्म पे कोई केस चल रहा है, ये होता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। जब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू आता है तो हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म अलग नहीं मानी जाती। सर ये क्या बात हुई, ये तो गलत बात हो गई, अकाउंटिंग के हिसाब से आप क्या बोल रहे हो, लीगल के हिसाब से अलग बोल रहे हो। बिल्कुल सही, अकाउंटिंग के हिसाब से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म अलग है। लेकिन जब बात आती है लीगल की, राइट, मान लो पार्टनरशिप फर्म पे कोई केस चल रहा है या फिर पार्टनरशिप फर्म को कोई लाइबिलिटी पे करनी है और पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा नहीं है, तो होगा क्या, सुनो मेरी बात। मैंने क्या बोला कि ये आपके पार्टनर्स हैं, ये आपके पार्टनर्स हैं और ये आपकी पार्टनरशिप फर्म है ना, ठीक है। अब हुआ ये है कि पार्टनरशिप फर्म ने कहीं से लोन लिया, क्या लिया, कहीं से लोन लिया है, मान लेते हैं कितने का, 10 लाख रुपीस का, ठीक है। अब ये लोन रीपे नहीं कर पा रही है, मतलब पार्टनरशिप फर्म के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोन को रीपे कर पाए, तो भाई बैंक क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, बैंक क्या बोलेगा, अच्छा बिजनेस के पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं बोलेगा। वो किसको पकड़ेगा, वो पकड़ेगा पार्टनर्स को, किसको पकड़ेगा, पार्टनर्स को पकड़ेगा, और पार्टनर्स को ये लोन पे करना पड़ेगा, बेशक उनको अपने पर्सनल एसेट्स ही क्यों ना यूज करने पड़े। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि जब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात आती है तो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में जो दीवार है वो गिर जाती है, वो उठ जाती है, वो दीवार खत्म हो जाती है और पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म को एक ही माना जाता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनकेस अगर पार्टनरशिप फर्म पैसे नहीं पे कर पा रही है तो पार्टनर्स को पैसे पे करने होते हैं, और इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है, क्या होती है, लाइबिलिटी वो हमेशा अनलिमिटेड होती है। किसमें, पार्टनरशिप फर्म में क्या होती है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है कि भाई सुनो, अगर पार्टनरशिप फर्म पैसे नहीं पे कर पाए तो आपको अपने घर बार बेच के पैसे पे करने पड़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? ये तो हो गया लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। हमें किसका ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू का। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको हमेशा पार्टनर्स को अलग ट्रीट करना है, पार्टनरशिप फर्म को अलग ट्रीट करना है। अकाउंटिंग पार्टनरशिप फर्म को सोच के करनी है, पार्टनर्स को सोच के नहीं करनी है। क्या ये मेरी बात क्लियर है? थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, लेकिन आपको पता है चैप्टर्स के स्टार्टिंग में अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो बेस नहीं बनता है। और मेरी आदत क्या है कि मैं आपका बेस बहुत स्ट्रांग करा के चलूँ। तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हमने डिस्कस करी है पार्टनरशिप फर्म के बारे में, पार्टनर्स के बारे में, पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है, ये सब चीज़ें। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखो। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनोगे आप कि पार्टनरशिप के लिए ना एक एक्ट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कानून बना हुआ है जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या है ये, जरा ध्यान से डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अच्छा जी, ठीक है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो भी इंडिया में पार्टनरशिप बिजनेसेस हैं, ठीक है, जो बिजनेस पार्टनरशिप में चल रहे हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनमें जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो लड़ाइयाँ हो जाती है। अब आपको पता है जब अकेला इंसान होता है ना तो वो किससे लड़ाई करेगा? नहीं हो सकती, अपने आप से लड़ाई तो करेगा नहीं। लेकिन जब एक से ज़्यादा लोग हो जाते हैं साथ में तो लड़ाइयाँ होना तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। थोड़ा बहुत लड़ाई वड़ाई यहाँ पे होती रहती है, डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। उनको सेटल ऑफ करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए कि भाई इंडिया में जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो आराम से चलता रहे, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई दिक्कत ना हो बिजनेस करने में। इसीलिए एक कानून बनाया गया है, एक एक्ट बनाया गया कि उसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 का मतलब होता है कि ये एक्ट कब आया? ये एक्ट आया 1932 में। इतना पुराना है? हाँ सर, बहुत पुराना है, ठीक है। तो इसमें ना सब कुछ लिखा हुआ है, पार्टनरशिप से रिलेटेड सब कुछ लिखा हुआ है। सब कुछ का मतलब क्या है कि सबसे पहले इन्होंने डिफाइन किया, क्या किया? डिफाइन किया कि भाई पार्टनरशिप का मतलब क्या है। एक डेफिनेशन दी है, और किस में डेफिनेशन दी है? सेक्शन 4 में। अब ये सेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो आपके ये एक्ट होते हैं, ठीक है, एक्ट में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है वो सेक्शंस में गिवन होती है। सेक्शन 1 में ये, सेक्शन 2 में ये, सेक्शन 3 में ये, और सेक्शन 4 में क्या गिवन है? सेक्शन 4 में इसकी डेफिनेशन गिवन है कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है। क्या डेफिनेशन है? देखो, डेफिनेशन आपकी है, रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस
कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है। रिलेशन बिटवीन पर्सन्स का मतलब क्या हुआ कि जो लोग साथ में बिजनेस कर रहे हैं, जैसे पिंकू और पिंकी, ठीक है, उनका रिलेशन जो क्या कर चुके हैं, अग्री कर चुके हैं टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस से जो भी प्रॉफिट्स होने वाले हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि सर यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट लिखा हुआ है, लॉसेस नहीं लिखा हुआ। तो इन्होंने क्लैरिफाई कर रखा है कि भाई ये जो प्रॉफिट वर्ड है ना, इसका मतलब है पॉजिटिव प्रॉफिट और आपका नेगेटिव प्रॉफिट। मतलब इसमें प्रॉफिट भी है और लॉसेस भी है, दोनों वर्ड इसी में ही है। तो रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पर्सन मतलब जो आपके पार्टनर्स हैं, हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस आएंगे वो शेयर करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ध्यान से हम समझेंगे, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि लेट्स से बिजनेस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, बिजनेस में कोई भी काम करना है, तो अगर किसी एक पार्टनर ने काम किया तो जो भी उसने काम किया है उसके जो भी एक्शंस हैं वो सारे के सारे बाकी पार्टनर्स पे बाइंड हो जाते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये हैं 3 पार्टनर्स ए बी और सी, ए बी और सी। लेट्स से सी ने क्या किया, सी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया किसी के साथ, किसी कस्टमर के साथ, किसी बिजनेस के साथ क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। जब सी ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई ए और बी भी उस कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो चुके हैं, बाइंड हो चुके हैं। मतलब कि भाई वो भी लायबल होंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो भी क्या होंगे, लायबल होंगे। तो सी ने सिर्फ अपने बिहाफ पे नहीं, पूरी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। तो अगर कोई भी पार्टनर कुछ भी काम करता है ना, तो उसके जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो सारे पार्टनर्स पे लायबल होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टनर ने काम किया तो उसका रिजल्ट सिर्फ उसी पार्टनर का होगा, नहीं, सब में शेयर होगा भाई, सब पे बाइंड है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए क्या लिखा, कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब या तो सारे काम कर रहे हैं, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर अगर किसी और ने भी काम किया लेकिन सबके बिहाफ पे। एनी ऑफ देम मतलब एक पार्टनर जैसे सी है, सी ने काम किया एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब सब पार्टनर्स के बिहाफ पे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अभी हम इसके क्या पढ़ेंगे, पार्टनरशिप के पढ़ेंगे फीचर्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस काफी बार बन जाते हैं, तो ध्यान से देखो कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। पहला फीचर है नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर्स मतलब पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो अभी हमने देखा कि पार्टनरशिप में कम से कम मतलब मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, 2 तो होने चाहिए। अगर एक ही होगा तो वो तो सोल प्रोप्राइटर है। जब 2 लोग मिल जाते हैं, पिंकू पिंकी मिल गए, तो क्या बन गई वो पार्टनरशिप। तो कम से कम 2 लोग चाहिए। तो क्वेश्चन इससे नहीं बनता है कि कम से कम कितने चाहिए, क्वेश्चन बनता है कि ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं। क्या मैक्सिमम पे कोई लिमिट है? तो दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनो, मैक्सिमम पे तो लिमिट है। क्या है? मैक्सिमम पे लिमिट है। अब सुनो मैक्सिमम का फंडा क्या है। मैक्सिमम पार्टनर्स के लिए क्या है कि जो हमारा एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उस एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखी है। क्या दे रखी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, सरकार को क्या दे रखी है, पावर दे रखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है कि मिनिमम 2 होने चाहिए, और मैक्सिमम कौन डिसाइड करेगा? मैक्सिमम डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा ठीक है, साथ में उन्होंने क्या लिख दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जितने मर्जी बोले, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बात समझ में आई? और अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 50। तो अगर आपसे क्वेश्चन में वो पूछेंगे कि पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए, तो आप 50 कहोगे या 150 कहोगे? क्यों? क्योंकि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला हुआ है कि भाई 50 ही हो सकते हैं। ये 100 जो लिमिट है जो कंफ्यूज करती है, वो क्या है? वो एक्ट में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो मैक्सिमम पार्टनर्स बता सकती है कि पार्टनरशिप फर्म में कितने मैक्सिमम पार्टनर्स होने चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कितना बताया हुआ है? 50। तो 50 ही हो सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ टाइम बाद 70 कर सकती है, 75 कर सकती है, 90 कर सकती है, लेकिन 100 से ऊपर नहीं जा सकती। उसको एक लिमिट दे रखी है कि 100 से ऊपर आप नहीं जा सकते। तो अभी तक मैक्सिमम पार्टनर्स कितने? 50। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। अब मेरे को एक बात बताओ, एक कॉन्सेप्ट आता है माइनर पार्टनर का। किसका आता है? माइनर पार्टनर का। अच्छा ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है? ध्यान से मेरी बात सुनो। माइनर पार्टनर का मतलब क्या होता है? माइनर मतलब क्या है? 18 साल से नीचे वाला।
ठीक है। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो 18 साल से नीचे है, क्या वो पार्टनर बन सकता है? सर ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है? क्योंकि 18 साल से जो नीचे है वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है या नहीं बन सकता? खुद सोचो। क्या वो बिजनेस कर सकता है? तो नॉर्मली आंसर क्या होता है? नहीं। तो क्या वो कभी पार्टनर नहीं बन सकता? क्योंकि आपको पता है भाई बहुत स्मार्ट लोग हैं आपके जैसे जो बिजनेस कर सकते हैं 18 साल से पहले भी। तो इसीलिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कहा कि भाई माइनर जो है वो पार्टनर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस है? पहली कंडीशन है कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। मतलब कि माइनर पार्टनर तभी बनेगा जब बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में वो अग्री करेंगे। मान लो पार्टनरशिप फर्म में अभी 40 पार्टनर्स हैं, 39 पार्टनर्स ने बोल दिया कि ठीक है इसको पार्टनर बना लेते हैं, लेकिन अगर एक ने भी मना कर दिया तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। तो पहली कंडीशन क्या है कि कोई माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर तभी बन सकता है जब बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब क्या कर देंगे? हाँ कर देंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? ओनली फॉर द प्रॉफिट्स, ओनली फॉर द बेनिफिट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी माइनर को पार्टनर बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयर होगा। माइनर कभी भी लॉसेस शेयर नहीं करेगा। मतलब लेट्स से कि पार्टनरशिप फर्म में इस साल लॉस हो गया, अब माइनर भी तो पार्टनर है ना। लेट्स से इसको कहा था कि भाई तेरे को 20% शेयर देंगे। क्या देंगे? 20% शेयर देंगे। अच्छा ठीक है, तो अगर लॉस हो गया है तो क्या ये 20% लॉस भी शेयर करेगा? उन्होंने कहा नहीं, आप किसी भी छोटे बच्चे का फायदा नहीं उठा सकते हो। ठीक है, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस सिर्फ और सिर्फ मेजर पार्टनर्स के हिस्से में आएगा, माइनर पार्टनर्स के हिस्से में नहीं आएगा। सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आप किसी माइनर को पार्टनर बना रहे हो तो सिर्फ उसके प्रॉफिट का शेयर उसको मिलना चाहिए, लॉसेस वो बेयर नहीं करेगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, दो कंडीशन, माइनर पार्टनर बन सकता है बिल्कुल। सेकंड जो हमारा फीचर है वो देखो। अब देखो सेकंड फीचर आपका है एग्रीमेंट। अच्छा जी ठीक है, इसका मतलब क्या है? जरा इसका मतलब भी समझ लेते हैं। देखो लेट्स से आपको पता है कि दो पार्टनर्स थे, हमने दो पार्टनर्स बनाए थे। कौन कौन थे? पिंकू और पिंकी। कौन कौन थे? पिंकू और पिंकी। अच्छा ठीक है भाई ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जब ये दोनों बिजनेस करना शुरू करेंगे, पिंकू किसके पास गया था? पिंकी के पास। पिंकू गया पिंकी के पास, उसने कहा बिजनेस करते हैं। पिंकी ने सबसे पहला क्वेश्चन पता क्या पूछा कि भाई मेरा प्रॉफिट शेयर कितना होगा? भाई बात तो सारी पैसे की है, हाँ या ना? मेरा प्रॉफिट शेयर कितना होगा? मुझे क्या कुछ सैलरी भी मिलेगी? मुझे क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? मुझे कोई कमीशन मिलेगी? ड्राइंग्स का क्या होगा? कैपिटल क्या होगा? सब कुछ। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब ये दोनों बिजनेस करना शुरू कर रहे थे, क्या कर रहे थे? शुरू कर रहे थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया? एक एग्रीमेंट। बिजनेस को शुरू करने से पहले सबसे जरूरी क्या होता है? एग्रीमेंट। कि एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा? एग्रीमेंट में लिखा होगा सब कुछ कि पार्टनर्स के बीच का रिलेशन कैसे होने वाला है, मतलब कि भाई कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, वो सब कुछ लिखा होगा एक एग्रीमेंट में। अब बात आती है कि एग्रीमेंट कैसे बन सकता है। तो एग्रीमेंट आपका दो टाइप से हो सकता है, एक हो सकता है ओरल और एक हो सकता है रिटन। अच्छा जी ठीक है, एक ओरल और एक रिटन। ओरल का मतलब क्या है सर? ओरल का मतलब है कि पिंकू पिंकी सामने बैठे हैं, ओरली डिसाइड कर रहे हैं कि अच्छा तेरा 40% मेरा 60%, ये सैलरी फलाना ढिंगाना सब कुछ उन्होंने डिसाइड कर लिया ओरली। ठीक है, तो क्या वो एग्रीमेंट माना जाता है? ध्यान से मेरी बात सुनो, ओरल एग्रीमेंट भी एक वैलिड एग्रीमेंट है। क्या है? वैलिड एग्रीमेंट है। आप ये नहीं बोलोगे कि ओरली क्या होता है भाई, ओरल एग्रीमेंट से क्या होता है? ओरल एग्रीमेंट भी एक वैलिड एग्रीमेंट होता है, क्योंकि जब ओरल एग्रीमेंट हो रहा होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग्स होती है, जैसे आपके फोन में रिकॉर्डिंग होती है या फिर कोई विटनेस बैठा होता है साथ में, तो वो भी एक प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर एक वैलिड एग्रीमेंट होता है, राइट। लेकिन रिटन एग्रीमेंट में क्या होता है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है, एक स्टैम्प पेपर होता है। इस स्टैम्प पेपर पे आप सब कुछ लिख देते हो कि भाई पार्टनर्स का नाम क्या है, पार्टनर्स कहाँ रहते हैं, कितना प्रॉफिट शेयर, कितना कैपिटल, सब कुछ आपने क्या लिखा? एक डॉक्यूमेंट में लिख दिया। और इस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। अच्छा जी ठीक है, क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। तो बेसिकली रिटन का मतलब क्या हुआ कि आपने डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा और लास्ट में सारे पार्टनर्स ने सिग्नेचर कर दिए और वो एक हमारी पार्टनरशिप डीड बन गई है। अब मुझे एक बात बताओ, लड़ाई होने के चांसेस ज्यादा किस में है? ओरल में। क्यों? क्योंकि ओरल का कभी कभी प्रूफ होता है, कभी कभी प्रूफ नहीं होता है। रिटन में क्या है कि रिटन में सब कुछ लिखा हुआ है ना भाई, आपने क्या ले लिया? आपने रिटन में ले लिया। तो अगर इन केस कभी डिस्प्यूट होगा तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ, टेंशन लेने की बात ही नहीं है।
ये सुनो। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे कभी ये पूछ ले कि क्या रिटन एग्रीमेंट होना कंपलसरी है, क्या रिटन एग्रीमेंट होना कंपलसरी है, आंसर इज नो। ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, राइट। एडवाइस तो हम यही करेंगे कि आप ले लो रिटन एग्रीमेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई ओरल एग्रीमेंट होगा तो वो बेकार एग्रीमेंट है, वो भी एक वैलिड एग्रीमेंट माना जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? ये क्या हो गया? एग्रीमेंट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फीचर क्या है हमारा? नेक्स्ट फीचर है बिजनेस। क्या है? बिजनेस। अच्छा ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जरा इसका मतलब समझते हैं। अब देखो बिजनेस का मतलब क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि क्या हुआ, पिंकू और पिंकी क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। पिंकू और पिंकी क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। पिंकू भाई, पिंकू और पिंकी, अच्छा ठीक है। किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं अभी तक आपको पता ही नहीं है। ये बिजनेस कर रहे हैं कार चोरी करने का। किस चीज़ का? कि भाई ये क्या करते हैं, रात को गाड़ियाँ चुराते हैं और सुबह बेच देते हैं। क्या बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। रात को सारी गाड़ियाँ जो बाहर खड़ी होती है उसको चुराते हैं और रफू चक्कर बेच दी उसको, पैसे अपनी जेब में, 50-50 शेयर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये पार्टनरशिप है क्या? बिल्कुल है। देखो दो पार्टनर्स आया ना, बिजनेस कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, हाँ कमा रहे हैं, तो हो गया ना भाई। क्या हो गया? पार्टनरशिप हो गया। बोलो हो गया क्या? नहीं हो गया? नहीं हो गया। क्यों नहीं हो गया? क्योंकि ये एक इल्लीगल बिजनेस है। क्या है? इल्लीगल बिजनेस है। और जब मैं बात करता हूँ बिजनेस की, तो बिजनेस का मतलब है लॉफुल बिजनेस, मतलब लीगल बिजनेस। तो अगर आपको पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो वो लॉफुल लीगल बिजनेस होना चाहिए, कोई इल्लीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए, राइट। कार चोरी कर रहे हो, ड्रग्स बेच रहे हो, ये कर रहे हो, मारा पीटी कर रहे हो, वो सब नहीं करना है भाई, ठीक है। क्या करना है आपको? एक लीगल बिजनेस करना है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप कोई गुड्स बेच रहे हो, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उस बिजनेस की यहाँ पे बात होती है। तो जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था दोस्तों, देखो मैं अगर आपको डेफिनेशन दिखाऊं, देखो सबसे पहले था रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। इसका मतलब कि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच का रिलेशन। हु हैव अग्रीड, अग्रीड का मतलब क्या था, जो अभी हमने पढ़ा एग्रीमेंट, कि क्या है, एक एग्रीमेंट होना जरूरी है टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। और यहाँ बिजनेस का बात क्या है, बिजनेस की बात है लीगल बिजनेस, हाँ या ना, क्या है, लीगल बिजनेस, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट फीचर हमारा क्या है, नेक्स्ट फीचर है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अच्छा जी ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल सा मतलब है, ये जो फीचर है वो क्या बोल रहा है कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो उसमें सब पार्टनर्स को प्रॉफिट का शेयर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेट्स से ये 3 पार्टनर्स है, क्या है, 3 पार्टनर्स ए बी और सी, अच्छा ठीक है। अब हुआ क्या, ए और बी बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने क्या किया, दोनों ने गैंग अप कर लिया और क्या बोला कि सुन यार, सी ना कुछ काम हम तो करता नहीं है, इसको प्रॉफिट नहीं देते। क्या हुआ, सी कुछ काम हम तो करता नहीं है, इसको हम प्रॉफिट नहीं देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो सारे के सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट में शेयर होना जरूरी है। इसको बेशक आप कम दो ज्यादा दो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, मैंडेटरी है। क्या है, आपको सब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को शेयर करना है। किसी पार्टनर्स को आपको ऐसा नहीं है कि भाई तू बैठ पहले काम कर फिर तेरे को प्रॉफिट मिलेगा, तूने काम नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गई, राइट। उसके बाद जो हमारा लास्ट फीचर है, ठीक है, लास्ट फीचर है म्यूचुअल एजेंसी, जो अभी हमने डिस्कस किया था, हाँ या ना, अभी डिस्कस किया था। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या था कि पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो कौन सा रिलेशन होता है, वो होता है एजेंट एंड प्रिंसिपल का, एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशन होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने पहले लिया था ए बी और सी, ठीक है, ये 3 पार्टनर्स है, बिल्कुल 3 पार्टनर्स है। लेट्स से ए ने क्या किया, ए ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, क्या किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ, जब ए ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, क्या बी और सी ये बोलेंगे सुन ये कॉन्ट्रैक्ट तूने साइन किया है, सारा काम तेरा है, ठीक है, सब कुछ तू करेगा, अगर कोई नुकसान होगा वो भी तेरा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब कोई पार्टनर कुछ भी करता है तो उसके एक्शंस के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बाकी पार्टनर्स को भी बियर करने पड़ते हैं, वो भी लायबल होंगे। यहाँ पे सब एक हैं, ठीक है, ये नहीं है कि ये काम तूने किया है तो तू संभाल, ये काम तूने किया तू संभाल, नहीं, सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एक्शन से, एक दूसरे के काम से बाइंड होते हैं। इसलिए क्या बोला, एजेंट एंड प्रिंसिपल। एजेंट कौन है यहाँ पे, अगर ए ने कुछ काम किया है तो ए एजेंट है,
जो काम करता है वो एजेंट होता है, और जो बाकी पार्टनर्स लायबल होंगे, जो बाकी पार्टनर्स बाइंड होंगे, उनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। ये है हमारी म्यूचुअल एजेंसी, और ये थे पार्टनरशिप के फीचर्स। तो आज की क्लास में बहुत बेसिक चीजें हमने डिस्कस करी है, लेकिन आई होप आपको समझ में आई होंगी। आपको पता है कि भाई थ्योरी पढ़ना भी जरूरी है, और इसलिए मैं तो आपको पढ़ाने वाला था, मैंने आपको पूरी क्लास में थोड़ा थ्योरी पढ़ाया, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आई होप आपको समझ में आए होंगे। पार्टनरशिप क्या होती है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप हमने समझा, उसके बाद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डेफिनेशन क्या है, राइट। उसके बाद हमने फीचर्स पढ़े, 5 फीचर्स, राइट। सो आज की क्लास में जो भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करे हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करो, और आपको पता है कि पूरा सिलेबस होने वाला है, तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने के बाद उस बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि बेल आइकन अगर आप नहीं दबाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा जब भी मेरी वीडियो आएगी, और वीडियो मिस हो सकती है, जो कि आप नहीं चाहते हो, है ना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।